के साथ कुछ ऐसी डिस्कशन करनी है जिसका डायरेक्टली आपको अपनी जॉब और अपने करियर में बेनिफिट हो, क्योंकि मेरा ये भी एक पर्टिकुलर बिलीफ है कि जब आप किसी ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं ना, तो मैं अपनी टूल किट से आपको कोई ना कोई टूल्स ऐसे दूं जो आप बाहर जाएं तो आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनको नट बोल्ट्स को डील करके फिक्स कर सकते हो। किसी एक सेशन में तो नहीं मुमकिन कि आप सारी टूल किट जो है वो ले लें, लेकिन बहरहाल कुछ उसमें से ऐसे हैं जो गैजेट्स आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अच्छा जी, अब एक बात मैं आगे लेकर के चलता हूँ। एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। प्लेट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो स्क्रॉल करूंगा। अच्छा, ये देखें, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स इस मैग्नेट ने पिकअप कर लिए, बाकियों को छोड़ दिया। ये मैग्नेट की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट थी, इसका एक क्राइटेरिया था। दिस मैग्नेट वॉज लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक। मैंने इसको इस तरह से उन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर घुमाया। इसको पता था कि किन ऑब्जेक्ट्स में वो क्वालिटीज हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुझे चाहिए। इसने उनको पिकअप कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया। अब ये जो बिजनेस की वर्ल्ड है, ये भी जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ये एक मैग्नेट की तरह होती है। ये हर टाइम स्कैन कर रही होती है और ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रही होती है, और जो ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उस एक सर्टेन मैग्नेट से, जिसको इन्वायरमेंट में कह रहा हूं, मैच करते हैं, वो उसको पिकअप कर लेते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। और इस तरह के हजारों लाखों मैग्नेट्स हर रोज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट मार्केट्स में स्कैन कर रहे होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इससे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करता। इंटरव्यूअर के पास तो एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर वो हर बंदे को एवेल्युएट कर रहा होता है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर जाते हैं ना उनके क्राइटेरिया से, उसको वो पिकअप करके हायर कर लेते हैं, बाकियों को कहते हैं जी के गुड बाय। इसलिए इंटरव्यूअर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सके। ये आप हैं जो या तो सिलेक्ट हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है, इसको मैं फर्दर और एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या अपने करियर में किसी भी खास इन्वायरमेंट में सेलेक्ट होना चाह रहे होते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैग्नेट दैट यू आर गोइंग टू बी स्कैन्ड बाय। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपको हायर करना है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ये क्या एक इंडिविजुअल में सीख करेंगे और सर्च करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, टेस्ट और व्हाट एवर दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब हमें पता नहीं होता, हमने सीवी अपनी बनाई होती है एक जनरलाइज सी, और एक हम ऐड देख लेते हैं न्यूज़पेपर में या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और उसकी बेस के ऊपर फिर हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पे जाते हैं, जाके इंटरव्यू देते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो कोई जवाब ना देना भी, वो कहते हैं ना, कुछ जवाब ही होता है। कुछ लोगों को वो सिलेक्ट कर लेते हैं, खामोशी भी एक जो है वो जवाब होता है। तो वो आपको कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते, इसलिए कि उनको आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन हमारे काम का नहीं है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमारे साथ मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप इसमें दो इंप्लीकेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नंबर वन,
या तो आप अगर एक खास ऑब्जेक्ट हैं तो आप इन्वायरमेंट के स्कैनर में वो मैग्नेट आइडेंटिफाई कर लें जो आपको पिकअप कर ले। अगर आप ये ऑब्जेक्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको एक सर्टेन मैग्नेट पिकअप कर ले, तो फिर आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेंगी जो उस मैग्नेट को चाहिए। अब इन दोनों चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली देख लें। समटाइम्स आप समझते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया या आपने किसी सर्टेन प्रोजेक्ट को जो है वो विन करने के लिए अपनी एफर्ट्स की और आप उसमें नाकाम हो गए, और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, आई वाज प्रॉबेबली डिसेबल और आई वाज प्रॉबेबली नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो दूसरी तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इशू ये होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड। यू आर ओवर क्वालिफाइड, सिंपली यू आर ओवर क्वालिफाइड। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, उनको पता चला कि जिस प्रोफाइल का बंदा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट का प्रोफाइल उससे बहुत ज्यादा है, ये हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम इसको प्रॉब्ली कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक सर्टेन मैग्नेट है और उस मैग्नेट में इन्वायरमेंट में कोई हजारों लाखों किस्म के डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिक्रूटर्स हैं, हेडहंटर्स हैं। आप किसी एक मैग्नेट से आपका इंटरेक्ट हुआ और आपके करैक्टरिस्टिक्स उससे मैच नहीं कर पाए, क्या इसका मतलब ये है कि अब आप डिसेबल हो गए? क्या आप इनकॉम्पिटेंट हो गए? इशू ये है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मैच मेकिंग। भाई आप और मैग्नेट्स आइडेंटिफाई करें, वहां पे जाके आप ट्राई करें, यू विल बी सर्टेनली पिक्ड अप। तो उसमें अपने आप को जो है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड करना शुरू कर देना, अंडररेट करना शुरू कर देना, या अपने बारे में सर्टेन डिसेबिलिटीज की परसेप्शंस को एस्टेब्लिश कर लेना, दैट इज नॉट फेयर। दैट इज अ मिस्टेक दैट पीपल हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब अगर आप लोग फॉर इंस्टेंस ट्रेनिंग्स करवाना चाह रहे हैं और लॉन्ग सेशंस में जाते हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस 2, 3, 4, 5 डेज ट्रेनिंग आप डिज़ाइन करते हैं, बहुत जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो इशू ये होगा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैग्नेट को और मैग्नेट की सिलेक्शन क्राइटेरिया को, और दूसरी बात जो एक सर्टेन इंडिविजुअल है उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? आपने खुद फॉर इंस्टेंस जब करियर ज्वाइन किया था, कोई जॉब्स ज्वाइन की थी या किसी को हायर किया था, तो क्या आपने मेक श्योर किया था कि आपकी बहुत ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड बी स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर, और उसके बाद आपके पास क्या मैकेनिज्म था जिसके थ्रू जो लोग आ रहे थे आप उनको असेस कर रहे थे या एवेल्युएट कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिसका सॉल्यूशन सिंपल सा जॉब एनालिसिस होता है, या आपके पास रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बहुत साइंटिफिक टूल्स होने चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल सी जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जी ये इनकम्बेंट को या जो एप्लीकेंट है उसको करना पड़ेगा। इशू ये है कि वो तो आउटकम है आपकी जॉब का जो आपने परफॉर्म करना है, उस आउटकम को अचीव करने के लिए जो सर्टेन टास्क्स हैं वो कौन से हैं, और उस हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी सर्टेन स्किल्स, एटीट्यूड और एबिलिटीज चाहिए। जब तक आप उसका नहीं पता, आपके पास सारे लोग आकर के बैठ रहे हैं, 5 लोग आकर के बैठ गया, मैंने इनसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, मेरा क्वेश्चन क्या होगा? मेरा क्वेश्चन मेरी मर्जी से नहीं होएगा, मेरा क्वेश्चन उस एनालिसिस में जो जॉब के टास्क इंडिकेट हुए हैं और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो खास एक पर्टिकुलर नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज या एटीट्यूड डिटरमिन हुआ है, मैं उसको एवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन पूछूंगा।
अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन अ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस someone or the guy who is taking care of that process has to be very technically sound and intelligent. ये नहीं है कि आप किसी बंदे को आवाज दें कि जी आए इंटरव्यूज करने हैं और वो बंदा इंटरव्यू करने के लिए बैठ जाए। पूछना क्या है उसको नहीं पता, जॉब का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको नहीं पता। फिर एक बात और मजे की आपको बताऊं, ये जो मैग्नेट है ना, इसके अंदर बहुत डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक आपने मैच करना है अपने आप को जॉब के साथ, पर्टिकुलर जॉब जो भी आप कर रहे हैं उस टास्क के साथ जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, दूसरे लेवल के ऊपर आपने अपने आप को मैच करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ। यानी अभी तक आपने सुना होगा पर्सन जॉब फिट, एक होता है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, और अब उससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ रही है पर्सन इन्वायरमेंट फिट। क्योंकि सम टाइम लोग अपनी जॉब में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फॉर इंस्टेंस वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो उस पर्टिकुलर, अगर आप सेल्स की जॉब में हैं, यू डीलिंग विद कस्टमर्स हु वुड बी वेरी ब्लंट एंड एग्रेसिव बिकॉज दे थिंक वी आर कस्टमर्स, सो वी आर किंग्स एक्चुअली। वो आपको थोड़ा रैश जो है वो एटीट्यूड भी दिखा देते हैं, आपके साथ थोड़ा रूड भी हो जाते हैं। अब अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आप तो अपना कस्टमर लूज कर देंगे। तो वो जॉब आप बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन उस जॉब के साथ जो एसोसिएटेड अलाइड आपके बिहेवियर से एटीट्यूड चाहिए वो आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सर्टेनली आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ जॉब के साथ फिट ना खुद को करना। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एप्लीकेबल है इफ यू आर एप्लीकेंट एंड सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, और दूसरे सिनेरियो में इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिलेक्टर हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो ये दोनों केसेस में आपने देखना है। अगर आप इस सारे पर्सपेक्टिव को समझ जाएं, इसको कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल। ये जो मैं आपको सारा सिनेरियो बता रहा हूं इसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल पिक एंड ड्रॉप नहीं होते, स्पीशीज पिक एंड ड्रॉप होती हैं। जिस तरह डायनासोर्स इस दुनिया से मिट गए क्योंकि जो इन्वायरमेंट चेंज हुई, उसने जब नया स्कैनर यूज किया टू सिलेक्ट स्पीशीज, तो डायनासोर्स उस टाइम अपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन ही नहीं कर सके जिसकी बेस पे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते। तो इन्वायरमेंट ने क्या किया, उनको रिमूव कर दिया। अब देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी एक खास टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में एनिमल्स माइग्रेट करके दूसरे एरियाज में चले जाते हैं। इसका मतलब है उनमें इतना शऊर होता है कि उनको पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, बगैर इन सर्टन फीचर्स या एलिमेंट्स के हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, वो इस पोजीशन में नहीं है कि फॉर इंस्टेंस पानी के बगैर 3 दिन से ज्यादा जिंदा रह सकें। और उनको ये भी असेसमेंट होती है कि पानी 10, 15, 20 दिन और 3 महीने के बाद मिलेगा। दे माइग्रेट। अच्छा, और मुझे इस मॉडल से समझ आई थी कि हिजरत में बरकत क्यों रखी गई थी। ये मुझे तब समझ आई थी कि क्यों हिजरत में ये बात कही गई है, क्योंकि आपको हिजरत करनी ही तब पड़ती है जब आप जिस जगह पे होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना भी हो तो आपसे कंपेटिबल नहीं रहती। गॉट इट? अच्छा, अब इसमें जो लेवल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जॉब लेवल, फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लेवल, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इन्वायरमेंट, इन तीनों लेवल्स के ऊपर आपको फिट होना पड़ता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें और आपको मजे की बात बताऊं, जब आप किसी भी एप्लीकेंट को असेस कर रहे हो तो जो पहले कॉन्सेप्ट था ना वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ गेम हैज चेंज्ड, नाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटिंग। फिटिंग भला क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप आज तो फिटेस्ट हो गए और आप जीत गए, लेकिन अब ये जो आप
आपके आज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक सर्टन इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत एप्लीकेबल थे और इसमें आप फिटेस्ट हो गए, लेकिन ये इन्वायरमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीव करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जितनी कैपेबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं इन सब को मैं आपसे ऑब्जेक्टिवली आपको असेस करके आपकी कैपेसिटी भी आपको एक्सप्लोर करके बता सकता हूं वेरी ऑब्जेक्टिवली, बिकॉज आई हैव गॉट दोज साइंटिफिक टूल्स थ्रू विच वी कैन असेस आवरसेल्व्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम उतना नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक अगर मैं असेसमेंट करवाऊंगा तो दैट वुड बी लाइक 90 मिनट्स, मिनिमम 60 मिनट्स, तो उसमें फिर असेसमेंट की बेस। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज टू इनलाइटन ऑल ऑफ यू। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, तो कल्चरल इन्वेंटरी का एक टूल है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको गूगल से सम टाइम फ्री भी मिल जाता है। अगर अदरवाइज अगर आप में से कुछ लोग रिसर्च में हैं, मैं चूँकि पीएचडी और रिसर्च और सारे पब्लिकेशंस में होते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन टूल से जो है वो गुजरना पड़ता है, इनको यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे पास है। और जितनी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो MBTI वो बात कर रहे थे, वो भी एक टूल है ना, असेसमेंट का टूल है, सेल्फ असेसमेंट। फॉर इंस्टेंस एक बहुत वो शॉर्ट टूल भी है जो मैं यूज़ कभी करूँगा अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला, कि आपका एफिकेसी लेवल क्या है, क्या आप समझते हैं, जो वो रिलीजियस बिलीफ की बात करनी थी कि चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, या आप समझते हैं कि नहीं कोई और भी पावर है जो मेरे से बड़ी है और वो भी मेरी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ये दो यस और नो के क्वेश्चंस हैं। अब या तो आप रिलीजियस हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि नो देयर इज अनदर पावर ऑन टॉप ऑफ मी, और अगर आप उसको नहीं है तो फिर आप कहेंगे नो यस थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल। अब दोनों चीज़ें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से प्रूव भी हो सकती हैं, डिसप्रूव भी हो सकती हैं, बट योर बिलीफ हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर एक्शंस। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जो समझते हैं कि जी मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में है एंड कैन चेंज माई डेस्टिनी, वो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना और कोई उनको छेड़ेगा तो वो फिर दुआ नहीं करेंगे, वो वाला क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स करेंगे। वो समझते हैं कि हम अपने रिजल्ट्स को खुद चेंज कर सकते हैं, फिर वट एवर कम्स अक्रॉस दे विल डू दैट। और जो समझते हैं कि उनका बिलीफ है कि देयर इज अनदर, वो फिर क्या करेंगे, दे कैन सबमिट, they can leave that the platform, they can go to another environment, hijrat, something like that। तो ये सारी चीज़ें आपके जो बिलीव्स हैं ये अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके एक्शंस को। ओके जी, मुझे अभी थोड़ा आगे मूव करना है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगेन मैं एक साहब से मिला, पता चला जी वो ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल दिया या किसी वजह से सरवाइव नहीं कर सके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस उस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स बहुत थी। तो मैंने पॉलिटिक्स बहुत थी तो इस वजह से जो है वो छोड़ दी। तो आपके ख्याल में कैसी होती है पॉलिटिक्स वैसे? जो ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स करती हैं या जहाँ पे होती है, क्या आप समझते हैं कि वो बहुत आगे जा पाएंगी? ओके, एज एक्सपेक्टेड। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली समझ जाइएगा कि हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स होती क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब है कि आप उनकी पॉलिटिक्स को डील नहीं कर पाए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर पाया, मैं अस्तगफिरुल्लाह इस तरह का काम ही नहीं करता। तो मैंने कहा जी फिर तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको सही निकाला है। मैंने कहा जी सही। तो वो ना एकदम से उन्होंने कहा कि लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा जी देखें, अगर एक बंदा इनकॉम्पिटेंट हो, अनस्किल्ड हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्यों रिटेन करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसमें कहाँ से आ गई इन कॉम्पिटेंस और जो है वो पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा जी कि अगर आपके पास पॉलिटिकल स्किल्स ही नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्यों होल्ड करना चाहिए? तो उनका ख्याल था कि पॉलिटिक्स का सिर्फ मतलब होता है किसी की टांगे खींचे जाना, नेगेटिव जी, होती ही पॉजिटिव है। पॉलिटिक्स पॉजिटिव ही होती है। देखें, सिर्फ उसके आउटकम की बेस के ऊपर समटाइम लोग कहते हैं कि जी नेगेटिव हो गई। अब मैं आपको बताता हूं पॉलिटिक्स होती क्या है। यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ पावर टू गेन सम रिसोर्सेस और टू अचीव सम गोल्स।
अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, किसी भी किस्म का हो सकता है। अब आप अपनी पावर यूज कर रहे हैं। पावर आपके पास किसी को रिवॉर्ड या जो है वो पनिश करने की पावर होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है। समटाइम आपके पास पावर होती है किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की। नहीं करते रहे आप अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल, नहीं करते आप अपने बहन भाइयों को, फ्रेंड्स को इमोशनली ब्लैकमेल। पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, आप अपना पावर यूज करके किसी सर्टेन बिहेवियर को शेप अप कर रहे होते हैं। अब अगर आप इमेजिन करें एक बंदा है जिसके पास किसी किस्म की पावर ही कोई नहीं है, वो ना किसी को इमोशनली इग्नाइट कर सकता है, ना किसी को इकोनॉमिकली इग्नाइट कर सकता है, ना किसी को नॉलेज टेक्नोलॉजी की बेस पे, टेक्निकल बेसिस पे कर सकता है, वो किस किस्म का एम्प्लॉय होगा? कैन यू इमेजिन? फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में रिसोर्सेज की वॉर होती है। रिसोर्सेज तो हैं लिमिटेड, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में होता है, हर एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में होता है। अब उसमें हो क्या रहा होता है? आप समटाइम अपना पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज करके ऐसे रिसोर्सेज गेन कर लेते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल इंप्रूव होगी तो भाई ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब निगोशिएट करना पड़ता है, समटाइम्स बड़े दावपेच खेलने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन के फैमिली के सोशल फैब्रिक में खेलने पड़ते हैं। सोशल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको समटाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं जब अपने ट्रेनीज को या स्टूडेंट्स को लीडरशिप का कोर्स या मैनेजमेंट का कोर्स या ओबी पढ़ाता था तो मैं उनसे कहता था कि अगर आप में पॉलिटिकल स्किल्स नहीं है, यू आर अ फेल्ड एम्प्लॉय। क्योंकि आप तो कल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज ही बार्गेन नहीं कर पाओगे एनवायरनमेंट के साथ। कल को आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निगोशिएट करना पड़ेगा, आपको अपने कंपेटिटर से निगोशिएट करना पड़ेगा, आपको अपने सप्लायर से निगोशिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो दो बंदों से सिर्फ रिसोर्सेज की जो वो थोड़ी सी वॉर थी उसमें आप कंपीट नहीं कर पाए। आप कंपटीशन में जो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हु आर योर ट्रू एनिमीज, आप उनके साथ कैसे कंपीट कर पाएंगे? तो ऑर्गेनाइजेशंस आप देख लें, सारे के सारे रिसोर्सेज निगोशिएट गवर्नमेंट से हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो उस लेवल को मेंटेन करना होता है, और इस सारे प्रोसेस में सिर्फ जो जनरली इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉलिटिक्स वुड ऑलवेज बी अनएथिकल एंड इमोरल, दैट इज नॉट नेसेसरी। आप एथिकली और मॉरली भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। डेफिनेशन ये है कि यू आर इन सर्च ऑफ सम रिसोर्सेज दैट विल इंप्रूव योर और योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में है, कंपटीशन इज ओपन, तो सबके लिए इक्वल है। आप नेगोशिएट करके ले आए, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आउट परफॉर्म करवा दिया, बाकी उनके एम्प्लॉइज नहीं लेकर के आ सके, वो पीछे रह गए। अच्छा, अब ये स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है, जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी करता हूँ। उनको बाकायदा मैं वो पहले तो क्वेश्चनर देता हूँ, उनको दे के मैं वो उसमें 18 क्वेश्चंस हैं, उस पर स्कोर आता है आपकी पॉलिटिकल स्किल्स का। वो स्कोर आप आउट 10 में से अगर किसी का 7 से कम है तो दैट पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन दैट पॉलिटिकल स्किल एरिया। क्योंकि सिर्फ अच्छी जॉब करते रहना ही आपके करियर में प्रोग्रेशन और सक्सेस को नहीं इंश्योर करेगा। आपको उन पॉलिटिकल स्किल्स में भी जाना चाहिए। और वो जो 20 उसमें आइटम्स हैं, में कोई ऐसी आइटम नहीं है कि जी आप किसी की चुगली कर रहे हैं या आप चोरी कर रहे हैं। उसमें यह है कि आप निगोशिएट कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप जो है वो डिफरेंट टीम्स बना सकते हैं, वर्क आउट कर सकते हैं टीम्स को। फॉर इंस्टेंस, आपको पता है एक बंदा काम करने वाला है और मेरी इससे मुखालफत है, अब बाय हुक और क्रूक आप कुछ भी करके उसे सेटल ऑन करके टीम में ले लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दूसरा जो एक बंदा है वो उसका भी उससे मुखालफत था, उसने उसको ईगो का मसला बना लिया। अब ये बंदे में ज्यादा पॉलिटिकल स्किल्स थी कि उसने अपने उस एग्रेशन को होल्ड कर लिया और उसने उस रिसोर्स को ऑक्युपाई कर लिया, उसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि एक तो आप इस सारे सिनेरियो में जो इन्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर इन्वायरमेंट में पर्सन जॉब फिट डिफरेंट होता है,
पर्सन कल्चर फिट डिफरेंट होता है, पर्सन इन्वायरमेंट फिट डिफरेंट होता है। आपको अपनी कैपेसिटीज डेवलप करना पड़ती हैं और इनमें ओवरऑल सारे सिनेरियो में आपको देखना पड़ता है कि आप जिनको डिसेबिलिटीज समझ रहे हैं, इनफैक्ट वो डिसेबिलिटीज हैं नहीं, वो कुछ देर के लिए आपका एक डिफ्यूज्ड पार्ट है और एस्पेक्ट है, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन कभी चेंज होगी तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन के इमर्ज हो जाएंगी। और मीन टाइम आपका 80% जो पार्ट है दैट इज फुली फंक्शनल, जो आपको सस्टेन भी करवा रहा है, जो आपको ग्रोथ भी वहां पे अर्न करके दे रहा है और आपकी करियर में प्रोग्रेशन भी लेकर के आ रहा है। तो आप उसके ऊपर फोकस रखें और इस पार्ट को रियलिटी समझें कि सब में ये पार्ट है, और इसकी बेस पे अपने आप को अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें। दिस वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन।